हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम इक्विलिब्रियम का लेसन पीवाईक्यू करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीधा मेंस लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 11th से ही करने चाहिए एट एवरी कॉस्ट। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे भाई। जो भी थ्योरी आएगी बीच में आपको बता दी जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, द इनकोरेक्ट मैचेस ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें इनकोरेक्ट मैच बताना है। डेल्टा जी नोट जो है वो 0 से मतलब छोटा होता है, के बड़ा है 1 से। डेल्टा जी नोट जो है वो 0 से बड़ा है, के छोटा है 1 से। के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर के छोटा हो 1 से तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, छोटी होगी, कैसे होगी, ये चीज पूछ रखी है उसने, है ना। या फिर वो 1 के इक्वल है, 1 से छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है। ये 0 के इक्वल है तो वो 1 के इक्वल है, ऐसा कुछ करके इसने बोल रखा है। समझ में आया भाई? तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सीधी सी बात है ना। इनकोरेक्ट मैच इज, तो इसने इनकोरेक्ट मैच बता दिया कि डेल्टा जी जो है वो 0 से क्या है, छोटा, और के की वैल्यू 1 से छोटी। ये इनकोरेक्ट मैच है। 0 से छोटा, के की वैल्यू 1 से छोटी, यानी कि ये वाला इनकोरेक्ट मैच है। ठीक है, बाकी सारे कोरेक्ट मैचेस हैं। कैसे हैं? फॉर द आइडियल गैस डेल्टा जी इक्वल नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के, ये फॉर्मूला है भाई, याद कीजिएगा इसको। सभी को याद है? रिवाइज हो जाएगा अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छे तरीके से। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो भाई ये फॉर्मूला है डेल्टा जी नोट, यानी स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा जी जो है वो। यस व्योम बेटा बोलिए। सर ये लेक्चर 1 है ना? ये लेक्चर 1 है पीवाईक्यू का, इक्विलिब्रियम का। ठीक है, ओके। ठीक है। तो देखिए डेल्टा जी नोट जो है वो, यानी स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग की होती है। नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के। ठीक है, अब अगर हम यहां से के की वैल्यू निकालें तो डेल्टा जी बाई आर टी हो जाएगा, है ना। और अगर इसको इस फॉर्म में लिखें तो डेल्टा जी एंटी लॉग, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है, देखो नेचुरल लॉग का लॉग करेंगे, ठीक है, फिर उसका एंटी लॉग कर देंगे, मतलब सीधा एंटी लॉग कर दो तो ये लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी, के इक्वल एंटी लॉग नेगेटिव डेल्टा जी बाई आर टी। ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? इसी से बनाएंगे। क्लियर है? सर। यस ठीक है, सर। अब जरा ऊपर वाली वैल्यूज को इसके अंदर भर के देखिए। थ्योरेटिकल है, फॉर्मूले को बार बार जब जगलिंग करेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही। ठीक है, तो देखिए भाई, द अबव इक्वेशन हेल्पफुल टू प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, याद रखना, डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना, स्पॉन्टेनियस। यस सर। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है तो वो इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो रुकी हुई है भाई, ऑब्वियस है। और वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। यस, क्लियर है बेटा? याद रहेगा ये ना सबको? यस सर। याद रख लेना, इसमें थ्योरी भी कवर हो रही है। तो सीधा फॉर्मूला, सीधा क्वेश्चन करने का फायदा यही होता है कि थ्योरी भी कवर हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तीनों चीजें हमें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। तो इसको वैल्यू को भर रहे हैं। डेल्टा जी अगर 0 से छोटा हो, 0 से छोटा का मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी यस सर। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव डेल्टा जी बाय आर टी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा जी तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू आएगी पॉजिटिव। यस, क्लियर है? जी सर। यस। टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो एंटी लोग नेगेटिव डेल्टा जी डिवाइड बाय आर टी, एंटी लोग वो बड़ा हो जाएगा 1 से, 1 से बड़ा। अब ये कैसे होगा, ये कोई बता सकता है? तो के की वैल्यू भी 1 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। कैसे? जब ये पूरा पॉजिटिव हो गया, आर टी बाय जी, अगर ये पूरा पॉजिटिव है तो एंटी लोग की वैल्यू 2.78 होती है शायद, समथिंग ई की वैल्यू, है ना। तो वो 2.78 की वैल्यू अगर ये सारी पॉजिटिव है, तो अगर ये 1 है, 0 कुछ भी है, पॉइंटों में भी है, तब भी है तो ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो के की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, और वो 1 से बड़ी ही होने वाली है। 1 से तो बड़ा ही आएगा वो, ये समझ में आ गया? जी सर। अगर ये सर 1 से बड़ा है तो के की वैल्यू भी 1 से बड़ी आने वाली है, सीधी सी बात है। हाँ बेटा बोलो। यस, डाउट है किसी को? नहीं है? ठीक है, तो ये पहला
तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। It means that the reaction occurs spontaneously in the forward direction and product predominate over the reactant. ठीक है, तो स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन चलेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी प्रोडक्ट ज्यादा होंगे रिएक्टेंट से। इसका मतलब ये है कि की वैल्यू जो 1 से ज्यादा हो तो प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं रिएक्टेंट से। अब ये भी याद रख लेना, क्यों? क्योंकि डेल्टा जी तो उसने खुद ही नेगेटिव कहा है, ये याद ध्यान दे लेना। डेल्टा जी की नोट की वैल्यू 0 से छोटी बताई है तो वो नेगेटिव है, और नेगेटिव सामने लगा हुआ है, हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव है। जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन तो अपने आप स्पॉन्टेनियस होगी, इसके बाहर जो नेगेटिव लगा इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो हमारी इक्वेशन में नेगेटिव है। ये समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए अब जरा। डेल्टा जी की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब वो 1 2 3 है तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ये नेगेटिव हो जाएगी। ये पूरी टर्म नेगेटिव हो गई तो ये पूरी टर्म भी 1 से छोटी हो जाएगी, लेस देन 1, तो k की वैल्यू भी 1 से छोटी हो जाएगी। अब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, और बैकवर्ड में चलेगी, सीधी सी बात है, बैकवर्ड में जाने वाली है रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट और रिएक्शन ऑक्योर रेयरली। रिएक्शन शायद ही हो, या फिर वो प्रीडोमिनेटली मतलब रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे, रिएक्शन ज्यादा रहेंगे, प्रोडक्ट कम रहेंगे, या फिर हो सकता है कि प्रोडक्ट बने ही ना। तीसरा पॉइंट देखिए, व्हेन k अगर 1 है तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे? पूरा k की वैल्यू 1 है, कैसे हो सकता है भाई? डेल्टा जी अगर 0 हो, आर टी से इसको डिवाइड करेंगे तो ये टोटल 0 आ गया, तो k की वैल्यू 1 हो सकती है? अब ये चीज बताओ मुझे कोई। नेचुरल लॉग के इक्वल माइनस डेल्टा जी 0 डिवाइड बाय आर टी है, तो ये ओवरऑल ये अगर आर टी हो गया, नेचुरल लॉग के अगर 0 है तो के की वैल्यू 1 होगी। यस सर। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो वो 1 आएगा। समझ में आया? तो के इक्वल 1 हो जाएगा। डेल्टा जी अगर 0 है तो दिस सिचुएशन जनरली ऑक्योर इन एट इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम पर होती है। सिंपल और साफ। अच्छा क्वेश्चन था ना? एक ही क्वेश्चन देखिए, एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड इतने सारे कॉन्सेप्ट्स इसने सिखा दिए, एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करने से थ्योरी नहीं होती, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कोई क्वेश्चन हो सकता है थ्योरेटिकली आपको समझ में ना आए, लेकिन उसके पॉइंट याद कर लीजिए, उसके बाद में जब भी आपको टाइम मिले मेरे पास क्वेश्चन भेजिए या मुझसे बात कीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे, है ना? ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। In which one of the following equilibria Kp equal not Kc, Kc और Kp के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है भाई? Kp जो है सर पहले वाले में इक्वल होता है Kc आर टी की वैल्यू डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी। एन, जी मतलब गैस, ये याद रखना। डेल्टा एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल, डिफरेंस मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो आर और टी की वैल्यू हमें पता होती है, टी वो देगा, आर की वैल्यू हमें पता होती है, केसी और केपी में ये रिलेशन होता है। बस ये रिलेशन आपने यहाँ करा, ये बराबर नहीं है। कहाँ बराबर नहीं है? सर ए में सर बराबर नहीं होंगे भाई। देखो, प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, बैलेंस इक्वेशन में देखना, प्रोडक्ट के 2 मोल हैं, रिएक्टेंट का 1 है और 2 3 हो गया। ठीक है, टोटल। यस तो सर। तो यहाँ इसके हो गए 3, इसके हो गए 2, तो 2 माइनस 3 ये आएगा -1। ठीक है, डेल्टा एनजी की वैल्यू -1 आएगी, तो क्या ये बराबर हो जाएंगे? फिर ये -1 है, आरटी की वैल्यू -1 है, तो केसी केपी बराबर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यस सर। नो सर। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा हो गया, ही सही है, ये वाला सही है ऑप्शन। इसमें देखिए 1 and 1 2, ये 1 मोल, ये 1 मोल, 2 मोल, उधर 2 मोल, 2 मोल और 2 मोल 0, डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ गई। किसी की चीज की पावर की 0 1 होती है, पावर 0 होती है तो टोटल 1 के इक्वल होता है। यस सर। केसी केपी बराबर हो गए। यस, क्लियर है? तो Yes, यहाँ पर तो yes, sir. इक्वल है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, देख लेना बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन। इसका भी 1 है, इसका 1 है, 2 - 2 0 आ गया, तो यहाँ पर भी 0 हो रही है, तो ये 0 हो गया तो आरटी भी 0 हो जाएगा और केसी केपी बराबर आ जाएंगे, तो ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, टोटल 2 मोल और इधर 2 मोल, तो ये भी डेल्टा जी की वैल्यू 0 आएगी, ये भी बराबर नहीं है। तो सिर्फ ए ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। इक्वल है, उसने इक्वल नोट वाले पूछे, तो पहला ही ऑप्शन है जो इक्वल नोट है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। सर एक मिनट, ऑप्शन लिखो तो पीछे करना। ये लो बेटा, 2c + O2 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला जरूर याद रखना, इसको दोबारा से करना, इस क्वेश्चन को घर बैठ के आप लोगों को ये क्वेश्चन दोबारा से करने होते हैं नोटबुक और पेन से।
मैंने समझाया, फिर आप घर पे कीजिए, फिर उसके बाद इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कीजिए या एनसीईआरटी उठाइए, इक्विलिब्रियम के एनसीईआरटी। फॉर द रिएक्शन, यहाँ एक इक्वेशन दे रखी है भाई, 2SO2 O2 2SO3, डेल्टा H की वैल्यू है -57.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये वैल्यू है। Kc की वैल्यू भी दे रखी है 1.7 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट बतानी, गलत वाला ऑप्शन सही होगा। कई बार हम क्या करते हैं, सही वाले ऑप्शन को सही क्लिक कर देते हैं, गलत वाले को गलत कर देते हैं, गलत वाला सही होगा, है ना। तो इसके लिए पहले याद रख लो, पहले हमें क्या देखना होता है कि सिचुएशन देख लो, जो सही है उसको टिक लगाओ, जो गलत है उसको क्रॉस कर दो, और फिर ऊपर दोबारा से पढ़ो कि इनकरेक्ट पूछे कि करेक्ट, उसे आसानी से हो जाता है। सर ऐसे क्वेश्चन, बेटा ऐसे ही क्वेश्चन, ये सारे मेंस के यार, नहीं वो देखो 2019 में 10 अप्रैल को ये सेकंड वाले अटेम्प्ट में मेंस में आया था, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में आते हैं। इज नॉट दिस, यस, सारे मेंस वाले उठा रखे हैं यार, मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा उठाया नहीं है जो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन हो, है ना, ठीक है। चलिए, तो देखो भाई कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये उसने पूछा है पहली चीज। ध्यान से सोचना इन ऑप्शंस को, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ सारे। द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनर्ट गैस डाल दोगे कि तो इक्विलिब्रियम केसी पर कोई सही है सर, सी भी सही है, ठीक है। सी देखिए, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर को नहीं सर ये गलत है, क्योंकि सर प्रेशर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड जाएगा ना, बैकवर्ड जाएगा। नंबर ऑफ मोल काउंट करते होते हैं प्रेशर में, किस तरफ नंबर ऑफ मोल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सुनिए सुनिए, नहीं ये देखिए, ये 2 and 1 3, ये 3 मोल्स हैं, और यहाँ पर है 2 मोल्स, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो किस पे ज्यादा लगेगा, 3 मोल पे प्रेशर ज्यादा कम वाले लगेगा, पे जाएंगे, कम वाले पे जाएंगे, प्रेशर 3 मोल पे ज्यादा लगेगा बेटा, वो इधर जाएगी 3 से 2 पे जाएगा ना, हाँ फॉरवर्ड में जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इंक्रीजेस, ये सही ऑप्शन है। यस सर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सक्सेसिव, क्या लिखा है, सुजेस्टिव, लार्ज सुजेस्टिव ऑफ द रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी बड़ा है और इसलिए कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लार्ज इनफ है, ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लार्ज इनफ है, ठीक है। अब देखिए भाई, इसमें से इन्होंने क्या क्या आंसर्स को दे रखा, आप लोगों ने सोचा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है उन्होंने, डी पूरी तरह सही नहीं है सर, नो कैटलिस्ट वाली लाइन यहाँ पे खराब, हाँ ठीक है, डी इज ऑन कर इनकरेक्ट, इसमें कैटलिस्ट की जरूरत होगी क्योंकि के की वैल्यू इतनी ज्यादा भी नहीं है, और कैटलिस्ट लगाने से ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कंप्लीशन तो बता देगी, लेकिन उसका रेट तो बहुत स्लो होता है ना, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्यों, अब इसका रीजन मुझे बताइए ए ऑप्शन का, क्योंकि माइनस में है, मतलब हमें एनर्जी मिल रही है। अब अगर मैं इस रिएक्शन को गर्म करता हूं तो जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो मुझे नहीं मिल पाएगी, वो रिएक्शन को वापस मिल जाएगी। तो अगर रिएक्शन में से एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी तो भाई वो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं चल पाएगी। तो इसलिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है, केसी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ माइनस में मिल रही है, अगर ये प्लस होती ना तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर केसी की वैल्यू भी इंक्रीज होती, ठीक है बेटा, क्लियर है। यस सर। सर ठीक है, आगे देखते हैं। द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनर्ट गैस डाल देंगे, इनर्ट गैस से कुछ नहीं होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, बिल्कुल ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होना चाहिए, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा फिर गड़बड़ हो सकती है। तीसरा, विल शिफ्ट फॉरवर्ड, प्रेशर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड ही जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, बस तीनों चीजें थ्योरेटिकल थी, याद रखने वाली। ये लार्ज सक्सेसिव पता नहीं क्या लिखा है, सुजेस्टिव ऑफ रिएक्शन, ये गलत वाला ऑप्शन है, तो जो गलत है वही एक्चुअल में करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा था इसने, ठीक है, समझ में आ गया भाई। सर डी एक बार एक्सप्लेन करना। डी देखो क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सुजेस्टिव ऑफ द रिएक्शन, मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लार्ज है और ऑफ द रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन, अगर रिएक्शन को कंप्लीट मतलब लगभग रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, इसलिए कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। इस रिएक्शन के लिए ना SO2 SO3 वाली रिएक्शन के लिए V2O5, ये कौन सी है पता है, H2SO4 बनाने वाली प्रोसेस है,
आप लोग ये 12th में पढ़ोगे। H2SO4 को बनाने के लिए इसमें आप पानी मिला लो, SO3 में H2SO4 बन जाएगा पानी मिलाते ही। तो ये रिएक्शन H2SO4 को बनाने के लिए यूज होती है और इसमें कैटलिस्ट यूज होता है वेनेडियम पेंटोक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, या फिर NO इन कैम्पर प्रोसेस, कैम्बर प्रोसेस। दो अलग अलग प्रोसेस हैं, वेनेडियम पेंटोक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, NO यूज होता है कैम्बर प्रोसेस में। तो रिएक्शन टेक प्लेस एट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट व्हिच इज, दस स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। समझ में आ गया भाई? बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, स्टेटमेंट डी जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। यस Yes, सर। sir. सर बस एक सेकंड रुकना सर, 1 मिनट बस। ओके बेटा, लो नोट कर लो। सर बस 2 सेकंड रुको सर, लास्ट लाइन पे हूँ। ठीक है, कर लिया नोट? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सोचने लायक है। तो थ्योरी अच्छे से याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, सीधी सी बात, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। आगे न्यूमेरिकल भी आएंगे, जस्ट थ्योरेटिकल नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी कर लेना पहले। एनसीईआरटी कर ली तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो सारी होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर, इनके इन रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। SO2 SO2 बन रहा है, SO2 SO3 बन रहा है, K1 की वैल्यू K2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन SO प्लस O2 SO3 बनेगा। इसके लिए आपको बताना है K की वैल्यू, ठीक है। दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, इनके लिए K की वैल्यू दे रखी है उसने, और इसके लिए K की वैल्यू पूछी है, तो कैसे निकलेगी? अब ये है कमाल की चीज। S और O2 SO2 बना रहे हैं, हमने ये K1 निकाल लिया, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दें तो SO2 S और O2 बनाएगा तो K1 डैश की वैल्यू 1/K1 आ जाएगी। उल्टा हो जाए रिएक्शन तो डिवाइड हो जाता है K। क्लियर है? यस सर। अब इस पूरी रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि ऊपर एक रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई दी है, तो हमें SO2 2 चाहिए, है ना। SO2 2, ये वाला SO2 मान लो ये डबल कर दिया, नहीं 2 चाहिए नहीं, अभी देखते हैं। तो ये डबल कर दिया, तो ये पूरी रिएक्शन अगर डबल होती है तो वो स्क्वायर बन जाता है, K1 का स्क्वायर हो जाएगा K1 डैश का, तो ये नीचे क्योंकि 1/K था तो ये 1/K स्क्वायर हो गया। ये समझ में आ गया सबको? क्लियर है यहाँ यस तक? सर। तो देखो अब दूसरी इक्वेशन इसने क्या दे रखी थी, यही इसी इक्वेशन में 2s और O3O2 2SO3 बनाते हैं, ये K2, ये K2 इसने दे रखा था, खुद ही दे रखा है दूसरी इक्वेशन, ठीक है। सेम लिखिए, कुछ नहीं किया। 1 और 2 को अगर जोड़ दें, इक्वेशन नंबर 1 मैंने ये बनाई है, इक्वेशन नंबर 2 मैंने ये बनाई है, तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कुछ हो सकता है? बिल्कुल। 2SO2 3O2 यहाँ पर था, है ना, यहाँ 2O2 है। देखो मैं इनको जोड़ के इस तरफ दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर लगे, है ना। 2SO2 इधर वालों को इधर ही लिखूंगा, ये वाला, और इन दोनों को लिख रहा हूँ, प्लस 2 सल्फर प्लस 3 ऑक्सीजन, ठीक है। एरो लग के क्या लगेगा? अब यहाँ देखिए 2s और 2O2, तो इस तरफ आएगा 2s प्लस 2O2, और साथ में क्या है, इधर है 2SO3 प्लस 2SO3, ठीक है बेटा। क्लियर है? 2s यस सर। से 2s कट जाएगा, यहाँ O2 2 है, यहाँ O2 3 है, तो 2 वाले को इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, 2SO2 प्लस में O2, प्लस में O2, क्योंकि ये 2 O2 था, ये 3 O2 था, ठीक है, प्लस में O2, एरो लगकर बचेगा 2SO3, ठीक है। यही इसने लिख रखा, देखो इन दोनों को जोड़ने पर ये आ गया, और इसको इसने कह दिया K3। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होती है भाई? K3 क्या होना चाहिए? देखो दो सर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, जो रिएक्शन निकले फर्स्ट सेकंड के। दो इक्वेशन 1 और 2 को जो जोड़ा है उनकी मल्टीप्लाई आएगी, ठीक है। तो ये K1 डबल डैश कह लीजिए इसे, या फिर K1 डैश का स्क्वायर कह लीजिए, या 1/K1 स्क्वायर कह लीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा K3 इक्वल K1 और K2। अगर हम दो इक्वेशन को जोड़ के K बना रहे हैं तो वो उन दोनों के K की मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर हम दो से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो डिवाइड चला जाता है, पावर बन जाता है ना, ऐसा होता है। यस सर, 1/K मल्टीप्लाई कर तो फॉर्म में चला मल्टीप्लाई जाएगा। पावर बनता है, और अगर हम किसी को उल्टा कर रहे हैं इक्वेशन को तो डिवाइड में चला जाता है। ये सारे रूल्स याद होने चाहिए। तो यहाँ सर जो क्या आ इसमें जाएगा? रिएक्शन लिखी है, जो तो क्वेश्चन ये आ में गया, थोड़ी गलत नहीं है? कैसे बेटा? जो मिस प्रिंट, मतलब मिस प्रिंट है, SO2 आ जाए, SO लिखा है सर। कहाँ पर है? हाँ मुझे भी सर लगा था ऊपर वो, कहाँ है वो?
ये सर ऑप्शन के जस्ट ऊपर सर ऐसो लिख रखा है। हाँ ये SO2 आना चाहिए, बिल्कुल ये SO2 आएगा। कंफ्यूज हो गया सर। ये मुझे भी लगा था, मैं कहीं जोड़ तोड़ करके तो निकलेगी नहीं वरना। ठीक है, SO2, ठीक है, ये SO2 प्लस O2 2SO3 बनेगा। तो देखो यहाँ ना, अब ये चीज आपको पता है 2SO2 चाहिए हमें। SO2 कहाँ पर है? SO2 तो ये रहा, तो मुझे ये राइट साइड में चाहिए, तो इस इक्वेशन को पलट दूंगा मैं। ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन को पलटा गया। पलटेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? उल्टी हो जाएगी। वो अगर इक्वेशन Yes, पलट sir. गई 1/k1 आ गया, बस ये आपको याद होना चाहिए। इसको पलट दिया, फिर हमें तो 2 चाहिए, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/k का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए? और O2 चाहिए। O2 है, ये रहा O2, है ना। तो मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूं, ये O2 है, ये O2 है 2 से, तो वो आपस में अपने आप प्लस माइनस हो जाएगा और अपने आप कट जाएगा। SO3 मुझे इसी तरफ चाहिए, इसी तरफ है, तो ये तो ऑलरेडी इसी तरफ का, मतलब जो इक्वेशन मैंने इसको पलट के बनाई है, इस वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का जोड़ दूंगा। ऐसे करके आपको साफ साफ दिख जाएगा। 2-3 क्वेश्चन अगर ऐसे करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो K3 इक्वल ये आ गया भाई, हमें K1 और K2 की वैल्यू दे रखी थी, जैसे भी दी हुई है स्क्वायर वगैरह करके निकाल देंगे 10^25। ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आ गया? यस सर, आंसर भी आ गया। है ना, आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, अगर आपने पहली बार किया है तो भी समझ में आएगा, लेकिन जब तक इसे करके नहीं देखेंगे तब तक ये माइंड में नहीं रहेगा ऐसा मेथड। और माइंड में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तो ये समझ में आता है यार पता नहीं ये मेरे से होएगा कि नहीं होएगा, पता नहीं कैसे कर रखा है। ठीक है, जब कितना है नहीं कोई आने जाने इसमें। CFU प्रीवियस स्लाइड, तो बताइए भाई अब आप लोगों ने पीछे की स्लाइड्स में क्या सीखा? जस्ट टेल मी गाइस। सर सर बेसिक क्वेश्चन सीखे कि केपी वाला केपी इक्वल टू केसी RT अपॉन डेल्टा एनजी की से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि एक बेसिक फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम का। सर दूसरा सीखा सर डेल्टा एनजी नॉट का सीखा था सर। ठीक है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये आपने लोगों ने सीख लिया, बहुत बढ़िया किया, कॉन्सेप्ट खत्म। आगे बढ़ते हैं। इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल कांस्टेंट वॉल्यूम पे, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन ए केमिकल रिएक्शन A2B है, याद रखना सभी रिएक्शंस बैलेंस्ड होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, सभी रिएक्शंस बैलेंस्ड होनी चाहिए, है ना। अगर बैलेंस नहीं हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये हमारे इक्विलिब्रियम वाले कोई लॉ वगैरह नहीं लगने वाले। हम बैलेंस्ड इक्वेशन पर ही बात करते हैं। तो A2B 2C प्लस D बन रहा है और वैल्यू है K। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम ही, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी वाज, शुरू में बी की कंसंट्रेशन उसने कुछ दे दी 1.5 टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए को आप x मान लो, बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1.5x। बहुत आसान है। ठीक है बेटा, आप इधर ध्यान दीजिए, अब चैट बॉक्स में लिखना बंद कीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है? बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी वर फाउंड टू बी इक्वल। ए और बी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल थी। बहुत आसान क्वेश्चन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द aforesaid केमिकल इक्वेशन इज। तो देखो बड़ा ही आसान और मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मान लो कि टाइम 0 के ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन ए की ए नोट थी, बी की मुझे पता है कि 1.5 इंटू ए नोट हो जाएगी, 1.5 इंटू ए नोट। सी की 0 थी, डी की 0 है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है, ध्यान दे लेना। अब टाइम टी जब इक्विलिब्रियम पर आया तो ए नोट में से मान लो एक्स माइनस हो गया, एक्स, ये 1 मोल है तो 1 मोल के लिए मैं एक्स लेता हूँ। ठीक है, एक्स मोल समथिंग, कुछ भी मोल गायब हो गया। तो बी की कंसंट्रेशन में से ये 2b है तो 2x माइनस होगा। ये समझ में आया बेटा? बी की कंसंट्रेशन में से 2x माइनस, यस सर। यस सर। है ना, इक्विलिब्रियम पर ये कंसंट्रेशन है। और सी की कंसंट्रेशन में क्या होगा? x बनना चाहिए, 2x बनेगा, डी में 1x बनेगा। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहाँ पर x इसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात किया, वरना आप इसे वैसे तो कंसंट्रेशन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कितना टूटेगा। देन गिवन इक्विलिब्रिया, ए और बी की कंसंट्रेशन उसने बोला बराबर है इक्विलिब्रियम पर, इन दोनों को इक्वल कर दो भाई, बात खत्म, x की वैल्यू निकल आएगी। यस, इन दोनों को इक्वल कर दिया तो जिससे क्या हुआ, x की वैल्यू आ गई ए नोट की फॉर्म में। अब क्योंकि ए नोट भी अपने को नहीं पता ना, तो x की वैल्यू आ गई ए नोट की फॉर्म में। ये क्लियर है? यस सर। अब ए की Yes. कितनी है? ए नोट माइनस एक्स है,
तो यहाँ से ए नोट माइनस एक्स को निकालेंगे तो ए की कंसंट्रेशन भी ए नोट की फॉर्म में मेरे पास आ गई, एक्स की कंसंट्रेशन आ गई, फिर ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए नोट माइनस एक्स, एक्स की जगह पर 0.5 ए नोट भरूंगा और यहाँ पर भी एक्स की जगह पर 0.5 ए नोट भरने वाला हूँ। ठीक है, बी की कंसंट्रेशन वही इसके अंदर भी फिल करूंगा, बी की कंसंट्रेशन ये आ गई, सी की कंसंट्रेशन 2x है, इसकी भी कंसंट्रेशन ए नोट की फॉर्म में आ गई, डी की कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन भी ए नोट की फॉर्म, सबकी कंसंट्रेशंस ए नोट की फॉर्म में मैंने निकाल ली। इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मत समझिए, इसका कोई फायदा है नहीं, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होता। मान लो कि इतने मोल हमारे डिसोसिएट हो गए, ऐसा नहीं, सीधा कंसंट्रेशन कुछ कम होगी, जितनी भी कम हुई, ठीक है, परसेंटेज होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बजाय। आगे देखिए, तो मुझे पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो मैंने प्रोडक्ट लिखा c की पावर 2 d की पावर 1, प्रोडक्ट उनकी पावर आता है उसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट a की पावर 1 b की पावर 2। क्लियर है बेटा सबको, ये समझ में आया? अब मैं यहाँ पर c का मुझे पता, c की Yes, कंसंट्रेशन पता है, d की पता है, a की पता है, इसकी पता है, तो याद रखना ये क्वेश्चन इस हिसाब से देंगे कि a नोट से a नोट कट जाए, क्योंकि हमने सारे a नोट की फॉर्म में ही निकाले हैं, वरना a नोट को निकाला ही नहीं जा सकता, सॉल्व भी नहीं किया जा सकता, तो सीधा आ जाएगा आंसर 4। यस, क्लियर है सबको? आसान क्वेश्चन था बट थोड़ा सोचने लायक था कि पहले हमने a की कंसंट्रेशन कुछ मान ली, उसमें d की कंसंट्रेशन ने खुद बोला कि वो 1.5 है, x मान लो, 1.5 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप जब माइनस करोगे x में से तो वो y मान लेना कि कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम पर y माइनस होगा। चॉइस इज योर्स, कैसे भी, ठीक है? क्लियर है सबको? सर हाँ बेटा। सर जैसे हम अगर कंसंट्रेशन दी होती है तो हम इक्विलिब्रियम पे सी अल्फा लिखते हैं, तो इसमें हमने क्यों नहीं लिखा? इक्विलिब्रियम पर सी अल्फा, अरे नहीं वो चीज नहीं है ये, आप लोग जो कह रहे हो यहाँ पर हम सी अल्फा लिखते हैं ना, यही कह रहे हो, सी इंटू अल्फा, ये यस सर। वो कब लिखते हैं जरा वो देखो, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ABCD है, लेकिन वहां पर क्या होता है, CH3 COOH, कोई एसिड है जो कि डिसोशिएट हो रहा है, डिसोशिएट किसमें होगा, CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ मैंने मान लिया कि इसकी कंसंट्रेशन A थी, इसी टाइम पर C कंसंट्रेशन थी, इसकी कितनी थी, 0 थी, 0 थी। अब ये क्या हुआ, C में से क्या हुआ, कुछ कंसंट्रेशन निकल गई, तो अगर मैं पूरा मान लूं कि C में से X निकल गया, इसकी कंसंट्रेशन X कम हो गई, तो ये X बढ़ जाएगा, ये X बढ़ जाएगा, ये ऐसे लिख रखा है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, हम मानते हैं कि मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था, मतलब 1/5, 1/5 अल्फा का मतलब है कि मतलब एक में से कितना हिस्सा टूटेगा, तो 1/5 हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड टूट गया। अगर मैंने वो 10 मोल लिया था तो 1/5 मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 मोल टूट गया, समझ गए? ये अल्फा होता है, 2 मोल टूटना। अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगी, तो लगभग 20% आ गया ना, तो इन्हें मैं कह सकता हूँ कि 20 मोल ही टूटा, कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्फा मैंने यूज किया। तो देखो 20 मोल टूटा, तो मैंने सी मेरी कंसंट्रेशन थी, सी में से 20 मोल टूट गया, टोटल कंसंट्रेशन से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 मोल, यानी मैं अगर अल्फा से सी को मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा मल्टीप्लाई में सी, 1/5 को टोटल कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो जितना टूटा है वो मेरे पास आ गया, समझ में आया? यस सर। जितना टूटा वो मेरे पास आ गया, तो इसमें मैं लिखता हूँ सी माइनस सी अल्फा, तो यानी जितना टूटा है वो सी अल्फा है, टोटल थी सी। अब क्या होगा, अब सी अल्फा टूट गया तो भाई जो टूटा वो ये भी सी अल्फा होगा, ये भी सी अल्फा होगा, वो तब है जब हमारा कोई मॉलिक्यूल टूट रहा हो, डिसोशिएट हो रहा हो। क्लियर है? अब यहाँ पर इसने सिंपल रिएक्शन दी थी बेटा, यहाँ डिसोसिएशन नहीं हो रहा, यहाँ मान लो ABCD सीधी रिएक्शन है, तो इसलिए मैंने इस डिसोसिएशन को काट दिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखोगे तो बहुत गलत हो जाएगा वो, है ना, वो बिल्कुल गलत है। क्लियर है? यस सर। इसीलिए मैंने सर बोला ये कि एक बार ये लाइन गलत है। सर यहाँ पर तो हमने क्या किया, ये A कंसंट्रेशन मानी, B उसने दे रखी थी 1.5 है, ये दोनों 0 0, फिर हमने क्या किया, कुछ माइनस होगी A में से, कुछ देर बाद कुछ माइनस होगी, वो X थी, X एक पर्टिकुलर वैल्यू है, यहाँ अल्फा उल्फा कुछ नहीं है, तो इसमें से कितनी माइनस होने वाली है ये देख लो भाई, ये 2x माइनस होगी, क्योंकि ये 1 मोल है तो ये x मोल है, ये 2 मोल है तो ये 2x मोल होगा, डबल होगा उसका, ये भी 2x होगा, ये x होगा 1x, तो ऐसे करके हमने उनमें से माइनस कर दिया, वो ये सीधा माइनस किया हुआ। अब हमने, उसने बताया था कि भी a और b बराबर है, तो हमने बराबर करके x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू निकल गई तो मैंने a की कंसंट्रेशन, b की कंसंट्रेशन, c की कंसंट्रेशन और d की, a नोट इन फॉर्म में सबकी कंसंट्रेशन निकाल ली। फिर A का फॉर्मूला लगाया, Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, उसकी फॉर्म में निकाला, Kc की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। यस, क्लियर है बेटा?
तो ये Yes, दो sir. मार्क्स कम नहीं है। जब अल्फा यूज करते हैं तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए यूज करते हैं कि मॉलिक्यूल टूट रहा है दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में। यहाँ कोई मॉलिक्यूल टूटकर एक ही मॉलिक्यूल के दो नहीं बन रहे हैं, दो का एक नहीं बन रहा है। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। टू सॉलिड डिसोशिएट एज फॉलोज। दो सॉलिड है, वो इस तरह से कुछ टूट रहे हैं। याद रखना, इनको दोबारा से घर बैठ के आराम से जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं आएंगे, तब तक बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि हमें घर बैठ के इनको करना है। टू सॉलिड है, डिसोशिएट होते हैं, तो ये खुद बोल रहा है वो डिसोशिएट हो रहे हैं, और इसमें इसने केपी दिया है, KP1 KP2, एसी नहीं दिया। इक्विलिब्रियम को तो मतलब ये सारे, ये सॉलिड था, गैस और गैस बन गया, ये भी गैस और गैस बन गया सॉलिड से। तो ये दो इक्वेशनें दे दी इसने। ठीक है, ए से बी और सी बन रहा है, डी से सी और ई बन रहा है, तो सी दोनों में कॉमन है। ये एक ट्विस्ट डाल दिया इसने। और केपी और K1 और KP1 और KP2 की वैल्यू दे दी, और वो x एटमॉस्फेयर स्क्वायर y एटमॉस्फेयर स्क्वायर, मतलब ये भी उसने पूरा नहीं दिया है ना। अच्छा क्वेश्चन है। द टोटल प्रेशर व्हेन बोथ द सॉलिड डिसोशिएट साइमल्टेनियसली। अगर दोनों सॉलिड एक साथ टूटते हैं, मैंने दोनों को बॉक्स में भर दिया, ठीक है, ए को भी डाल दिया और डी को भी डाल दिया। दोनों को बॉक्स में डालने के बाद क्या होगा, दोनों एक साथ अगर डिसोशिएट हो जाए तो टोटल कंसंट्रेशन क्या होगी। उसका केपी दे रखा है उसने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है दोनों का, टोटल कंसंट्रेशन बताइए। ठीक है, अब देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि पता नहीं यार ये कैसे होगा, है ना। अब यहाँ जरा इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऑफ द डिसोसिएशन टू सॉलिड, ए से बी और सी बन रहा है, ये उसने खुद ही दिया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर कितना है P1 प्लस P2, टोटल प्रेशर हो जाएगा। इसका P2 है, ऐसा कुछ बताओ भाई। P2 सर दूसरी का लिया है ना। क्या सर P1 तो सर पहली का है, P2 दूसरी का है ना, दूसरी रिएक्शन का, क्योंकि दोनों हाँ में सेम चीज बनेगी ना C, तो दोनों का एक साथ लेंगे। ठीक है, P1 और P2 दोनों रिएक्शंस अलग अलग हैं। एट इक्विलिब्रियम देखो क्या होगा, Kp इक्वल x Pb इंटू Pc, P1 मल्टीप्लाई में P1 प्लस P2। अब बताइए भाई, ये कुछ समझ में आया किसी को? सर ये कॉमन आयन इफेक्ट जैसा है ना, उसमें C दोनों से निकल रहा है, तो वो उसके इक्विलिब्रियम पे भी असर करेगा। हाँ, तो ये फॉर्मूला कैसे यूज किया है इसने, मैं यही जानना चाहता हूँ। P1 प्लस P2 क्या कर रखा है इसने इक्विलिब्रियम के ऊपर। सर वो सॉलिड है ना सर, तो सॉलिड का तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई काम ही नहीं होगा, गैस गैस की होगा। गैस का केपी आएगा, ठीक है, गैस का आएगा, लेकिन कैसे, इसने इक्वेशन कैसे ली? कोई और स्टूडेंट भाई, या आप ही चलो बताओ, ये कैसे किया इसने? Kp1 इक्वल x डाल दिया। x इसने कहाँ से डाला कि हमने मान लिया ये तो सब दे रखा था। ये गिवन है, x एटमॉस्फेयर है ना। अब इस x को इक्वल कर दिया Pb, प्रेशर ऑफ B मल्टीप्लाई में प्रेशर ऑफ C के। कैसे? तो देखो B का प्रेशर और C का प्रेशर के, अगर मैं Kp निकालना चाहता हूं तो Kp कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट था, B गैस है, उसका प्रेशर है ना, B का प्रेशर और C का प्रेशर, रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन दोनों का 1 है पावर, है ना। और डिवाइड में क्या आएगा? प्रोडक्ट तो सॉलिड था, तो सॉलिड तो नहीं गिना जाएगा, इसके लिए प्योर सॉलिड्स के लिए 1 लगता है। तो Kp1 इक्वल आ गया ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल आ गया ये। क्लियर है? ये बात समझ में आई सबको? यस बेटा, यस सर। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट से ही ये निकाला है। बाकी के स्टूडेंट चुप क्यों है भाई? ये वाली इक्वेशन तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट से यही निकाल रखी है इन्होंने, बस और कुछ नहीं किया। आगे देखिए जरा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं P1 प्लस P2। अब ये कैसे आया बताओ जरा। यहां पर जो दिया हुआ है ना, इसको इसने मान लिया कि इसका प्रेशर P है, P1, और इसका प्रेशर इसने मान लिया P1 प्लस P2 है। C का प्रेशर माना है ये एट इक्विलिब्रियम की, ये दोनों का प्रेशर ये है। अब इसमें P1 प्लस P2 क्यों डाल रखा है वो नीचे आपको समझ में आएगा बेटरली। ठीक है, तो इस लाइन को हम बाद में डिफाइन करते हैं और इन लाइनों को भी, लेकिन इतना समझ में आया हुआ, Kp निकाल रखा, बस Kp ये निकाल दिया। ये तो समझ में आ गया सबको। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने, यानी जो इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए Kp1 की वैल्यू ये निकाल दी। ये तो सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब दूसरा देखिए, दूसरी इक्वेशन के लिए Kp हमने Kp2 निकाला। Kp2 क्या निकलेगा भाई?
तो सी गैस है, ये तो सॉलिड है, सी गैस है तो सी गैस का प्रेशर मल्टीप्लाई में क्या है, ई गैस का प्रेशर, है ना, और डिवाइड में आ जाएगा 1, तो 1 तो चलो ठीक है, वो तो ऐसा ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 से। तो सी का प्रेशर और ई का प्रेशर, सी और ई, तो प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ ई, इन्होंने पीई और पीसी लिख रखा, मैंने सीपी और ईपी लिख रखा, बात एक ही है ना। तो ये आ गया हमारा केपी2। तो केपी2 का लिए भी वही सेम टू सेम इक्वेशन है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर रखा, कुछ भी नहीं कर रखा, केपी1 और केपी2 सीधा निकाल रखा। ठीक है, क्लियर है सबको, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं, यहाँ इसने क्या किया था कि P1, B को तो P1 लिया था, B को P1 लिया, C को P1 प्लस P2 लिया, तो दोनों की मल्टीप्लाई तो करनी है, P1 की मल्टीप्लाई P1 प्लस P2 से कर दी, ये इसने लेट किया था, ये मान लो ये है। अभी इस ऐसा ऊट पटांग लेट क्यों किया इसने, P1 और P2, डायरेक्ट P1 और P2 का प्लस क्यों कर रखा है, वो नीचे, अब आपको नीचे वाली इक्वेशन से क्लियर होगा। एट इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा है वो, इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, इसने यहाँ पर कुछ देर का, दो सॉलिड डिसोशिएट होते हैं, टोटल प्रेशर व्हेन बोथ सॉलिड डिसोशिएट साइमल्टेनियसली, दोनों इकट्ठे डिसोशिएट होते हैं इक्विलिब्रियम पर, P1 प्लस P2 मल्टीप्लाई में P2, ये कौन सा इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर आएगा भाई, ये इस इक्वेशन के लिए मान रखा है इसने, P1 प्लस P2, P1 और P2 C का था ना प्रेशर, समझ में आया? किसी को समझ में आया ये, या Yes, सब लोग सो रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो देखिए, यानी P1 प्लस P2 हमने C का प्रेशर मान लिया, C का प्रेशर ही P1 प्लस P2 मान लिया, तो यहाँ पर भी C है, तो PC का प्रेशर P1 प्लस P2 ही होगा, मल्टीप्लाई में PE का प्रेशर हमने P2 मान रखा है और P1 मान रखा है B का प्रेशर। तो इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, अभी ये चीज ध्यान देना, कि लेट C का प्रेशर तो है हमारा P1 और E का प्रेशर है हमारा, E का जो प्रेशर है वो है P2। P2, तो देखो C और E का, नहीं C नहीं, B का लगाना था यार, वो गलत कर तो बी का होगा ना P1 तो। हाँ हाँ हाँ, B का, ठीक है। तो देखिए B का प्रेशर जो है हमारा वो है P1 और E का प्रेशर है P2, और दोनों में CV बन रहा है, ठीक है, दोनों में कॉमन है C। तो अगर मैं C का प्रेशर P1 प्लस P2 मान रहा हूं, ये P1 प्लस P2 कैसे हो सकता है C का प्रेशर, ये बताओगे? सर दोनों की सेम नंबर ऑफ मोल से डिसोसिएट होंगे ना, तो प्रेशर भी दोनों सेम नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट होने वाले हैं दोनों के ही, अगर यहाँ पर 1 मोल है तो यहाँ पर भी 1 मोल है C का, है ना, तो ये दोनों का 1 मोल है, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि P1, जितना P1 है उतना ही यहाँ पर C के भी उतने ही मोल आएंगे, फिर क्योंकि C 2 बार आ रहा है और जितना P2 है उतने ही मोल C के इस जगह पर आएंगे, तो इसलिए C की वैल्यू जो होगी P1 प्लस P2 हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये, आपको लगेगा तो ये कह लो कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। मेंस में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मुझसे अभी कौन पूछ रहा था कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यश पूछ रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर मेंस में। भाई मेंस में बहुत आसान भी आते हैं, ज्यादातर आसान होते हैं, आपको ढूंढना होता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा मुश्किल है ना। जो आसान है उसको पहले करना होता है, जो मुश्किल है उसको छोड़ दो फिलहाल एक बार के लिए, लेकिन यहाँ पर मुश्किल करोगे तो वहां आसान वाले ढूंढ पाओगे, पता लगेगा ना कि कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है, वरना आपको लगेगा तो ये तो आसान ही है दोनों। अब आगे देखो इन्होंने क्या किया, तो P1 और P2 यहाँ पर वही काम किया, P2 की मल्टीप्लाई यानी कि PE की मल्टीप्लाई कर दी PC से, PC क्या था P1 प्लस P2 था, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? अब KP1 और KP2 को ये जोड़ेगा। हाँ बेटा, यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? पहले तो ये चीज देख लो। यस सर। ठीक है, KP1 और Yes, sir. KP2 को ये जोड़ने वाला है, तो KP1 और KP2 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, तो भाई x प्लस वाई जुड़ जाएगा, उसने x और y बोला था, तो x और y की जगह पर मैंने क्या लिया था भाई, ये था, इन दोनों की मल्टीप्लाई आई थी, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, P2 P1 प्लस P2, दैट्स इट। तो हुआ क्या आ गया, तो भाई इन दोनों को जब सॉल्व किया P1 प्लस P2 का स्क्वायर आ गया मेरे पास। P1 प्लस P2 का स्क्वायर एक्चुअल में क्या होता है भाई, x प्लस वाई का अंडर रूट होगा ना,
ये स्केयर उधर चला जाएगा तो x प्लस वाई का अंडर रूट, हमें तो x प्लस वाई की फॉर्म में आंसर चाहिए था, मिल गया आंसर। क्लियर है? ये समझ में आया सबको? यस सर। ये तो कोई चक्कर ही नहीं था, सबसे मेन मुद्दा ये था P1 प्लस P2 क्यों करना है, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से वो जुड़ेगा और कुछ नहीं उसमें। नाउ टोटल प्रेशर इज गिवन एज, तो टोटल प्रेशर कैसे होता है भाई? टोटल प्रेशर P का प्रेशर, C का प्रेशर और E का प्रेशर है ना, तीनों का प्रेशर जुड़ेगा। तो तीनों का PV का प्रेशर P1 था, PE का प्रेशर P2 था और PC का प्रेशर P1 प्लस P2 था, तो टोटल प्रेशर हो गया 2P1 प्लस P2, ये टोटल प्रेशर आ गया, टोटल प्रेशर। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, टोटल प्रेशर व्हेन बोथ सॉलिड डिसोशिएट साइमल्टेनियसली। अब टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर ये है और हमें पता है P1 प्लस P2 की वैल्यू अंडर रूट x प्लस वाई है, तो 2P1 प्लस P2 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट x प्लस वाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल प्रेशर अंडर रूट x प्लस वाई को हम 2 से मल्टीप्लाई करके। अब ध्यान देना यहाँ पर आंसर ये भी दे रखा है x प्लस वाई का अंडर रूट, तो सबसे पहले आपका आंसर यही निकलेगा और आपको लगेगा कि लो भाई मेरा ए ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन निकलेगा गलत। ये गलती होती है एडवांस में, जब बच्चे एक्साइट होकर आधा क्वेश्चन अधूरा कर लेते हैं, और ये पक्के तौर पर एडवांस का क्वेश्चन है, ये मेंस में लिखा जरूर हुआ है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एडवांस में। अब एडवांस का थोड़ा सा आपको लेवल समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का पैटर्न लर्न करना पड़ता है, या तो ऐसे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो या फिर इस क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लो, इसका पैटर्न लर्न कर लो कि ऐसे ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। फिर समझ में आया? ऐसे होती है प्रैक्टिस। 15 बार देख के कर लो, एक सॉल्व भी वर्क बिना देखे कर लो, अपने आप आंसर रट जाएगा, क्वेश्चन भी आंसर भी। हाँ बस वही, वो क्वेश्चन को ऐसे ही रिपीट करना होता है, दैट इज द थिंग। तो यहाँ देखिए, तो हमने भाई टोटल प्रेशर निकाला जो कि आया 2x प्लस वाई के इक्वल फ्रॉम दीज इक्वेशंस। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या थी, और सब आपको शॉर्ट आउट हो जाएगा, ये P1 प्लस P2 क्यों लिखा। अब ये मुझे बताओ भाई, बाकी किसी को समझ में आया कि ये C की वैल्यू P1 प्लस P2 क्यों लिखी? सर क्योंकि जो सी है वो दोनों रिएक्शन में बना है, तो जो कि कहते हैं जो पहली दोनों रिएक्शन बना रिएक्शन उसका में, अलग। चलो मैं इसको सुनिए ठीक है, मैं थोड़ा और इजी करके इसको बताता हूँ। ए है, ए से इक्विलिब्रियम में बनेगी, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं, तो इक्विलिब्रियम में बनेगा बी बनेगा प्लस सी बनेगा, ठीक है। फिर डी है, डी से फिर से इक्विलिब्रियम में बनाते हैं, क्या बन रहा है, सी बन रहा है प्लस ई बन रहा है। दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, दोनों इक्वेशन एक साथ चल रही है ना, ए और डी, हालांकि ये रिएक्शन नहीं कर रहे आपस में एक दूसरे से, याद रख लेना, दे आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर। अब क्या हो रहा है, बी प्लस 2c है ना प्लस ई, क्लियर है बेटा? बट ये 2c ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखना, तो मैं इसको लिखूंगा सी ए, एक्चुअल में ये है ए से जो सी बना प्लस में सी डी, डी से जो सी बना। ये समझ में आया? क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन Yes, अलग अलग sir. हो सकती है ना, क्योंकि डी से जो सी बन रहा हो सकता है वो एक मोल बनता हो, मतलब बन तो वो दोनों एक ही मोल रहे हैं, लेकिन जो डी से सी बन रहा है वो एक अलग चीज हो सकती है, मतलब अलग नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं उसके, और ए से जो बन रहा हो अलग नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं। प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ गया ई। तो अब देखो जरा, मान लो कि मैंने इसको मान लिया क्या, P1, ये है P1, चलो इसका कलर चेंज करते हैं, आपको बेटरली समझ में आएगा। इसको मान लिया मैंने P1, ये P1 है, तो अगर ये जितना बन रहा है उतना, जितने मोल ये बन रहा है या जितना इसका प्रेशर है, ये 1 मोल है, तो इसका प्रेशर भी उतना ही रहने वाला है। तो हम यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं इसको P1, इसको Ca को। ये समझ में आया? अब Yes, sir. अब दूसरा देखिए, मान लीजिए मैंने ई के लिए लिखा P2, ई है मेरा P2, तो CD क्या होगा, CD मेरा P क्या रहेगा, 1 और 2? 2 सर। ये 2 रहेगा, क्योंकि ये सी डी वाला है, तो डी वाला P2 बन रहा है, तो ये P2 हो गया। तो इसलिए मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि जो C है मेरा, वो C जो है वो P1 प्लस P2 है। समझ में आया? क्योंकि C 2 बार बन रहा है, तो P1 प्लस P2 लगा दूंगा मैं, C जहां पर भी C लिखूंगा P1 प्लस P2 लगा दूंगा, और B और जो E है वो P1 और P2 है। समझ में आया बेटा? कुछ ऐसे है, इस वजह से हम C को 2 बार लिख रहे हैं, तो वो P1 प्लस P2 है। ये जो P1 बना पहले वाले में, B वाले फॉर्म में बना और C वाले फॉर्म में बना, उन दोनों का टोटल जोड़ बन रहा है एक साथ इकट्ठा। क्लियर है? ये समझ में आ गया सबको? सर जब दोनों रिएक्शन को ऐड किया तो फिर उनके कॉन्स्टेंट तो मल्टीप्लाई होनी चाहिए। क्या क्या क्या, दोनों रिएक्शनों को
एडिंग अरे तो ये तो कैसे? प्रेशर है, ये तो प्रेशर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती है ना, वो एक्स और वाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन उनके प्रेशर की मल्टीप्लाई। और वो देखो मैं क्या कह रहा हूं, जब दोनों इक्वेशनों को जोड़ देते हैं ना, ऐसा करते हैं, यहां पर मैंने जोड़ के दिखाया ताकि ये इनकी वैल्यूज निकाल सकूं, ये एक्चुअल में जोड़ी नहीं है मैंने, आई एम नॉट एडिंग देम, समझ में? और ना इनमें कुछ जुड़ रहा है, ए और डी में क्या घंटा जुड़ा, बी और सी में कुछ नहीं जुड़ा, अलग अलग लिख रखे हैं सारे, सी और ई में, इनमें भी अलग अलग, सब अलग अलग लिख रखे हैं, फिर भी ये कंफ्यूज कर रहा है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ताकि आपको ये ना लगे कि ये जुड़ रहा है, वरना ये भी एक अलग कंफ्यूजन होगा। क्लियर है? यस सर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर चलो, यहाँ मैंने लिख ही रखा, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये इन दोनों का ऐसे इकट्ठा बनता है, इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, P1 और P2 मानते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। सॉरी सर, मैं बीच में बोल नहीं रहा था, एक्चुअली मेरा नेट लैग हो गया था। हाँ जी, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हम इसको डन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यस आगे सर, आ बढ़ते गया हैं। था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा टिपिकल था, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ऐसे क्वेश्चन में लगता है, कई बार आप लोगों का भी जब आप सॉल्व करेंगे आधा घंटा भी लग जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए जितना लगता है टाइम लगाइए, घबराने का नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द रिएक्शन, अब एक रिएक्शन कंसीडर करनी है, N2 और H2 ये दोनों अमोनिया बना रहे हैं, ये रिएक्शन आपको बहुत जगह पर मिलेगी, इक्विलिब्रियम बड़ी स्पेशल रिएक्शन है अमोनिया बनाने वाली, है ना। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शन इज Kp, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो वो Kp है, हमने निकाला है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तीनों गैस है, Kp उसने बता रखा है। इफ द प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोशिएट, प्योर अमोनिया डिसोसिएशन में बच गया, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर, डिसोसिएशन के बाद प्योर अमोनिया हमारे पास बच गया, है ना। डिसोसिएशन के बाद कैसे बचेगा भाई? इफ सर उसको प्योर डिसोसिएट अमोनिया करके इज छोड़ दिया, लेफ्ट टू छोड़ दिया सर डिसोशिएट, डिसोसिएट। अच्छा छोड़ दिया डिसोसिएशन के लिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय, अज्यूम दैट प्रेशर ऑफ अमोनिया जो बहुत कम है टोटल प्रेशर से, टोटल प्रेशर ज्यादा है, अमोनिया का प्रेशर कम है, ऐसा सोचकर, तो डिसोशिएट के बाद में उसने क्या पूछा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम गिवन बाय, तो वो किस इक्वेशन से दिया जाएगा, यहाँ पर ये देखो कितनी खतरनाक खतरनाक सी इक्वेशन लिख रखी है, लेकिन ये आसान सम है, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, थोड़ा सा ध्यान करना। एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ क्या होगा भाई, नाइट्रोजन को मान लो P है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को 3P, ये P है तो ये 3P होगा, है ना, और ये 2P होगा, आप इसे ऐसे कह सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर ये x है तो ये 3x होगा और ये 2x होगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। है ना। अच्छा, उसे P 3P और 2P मान लें, तो यहाँ पर हमने P निकाला, 3P निकाला, 2P निकाला, ये इनके हिसाब से आएगा। टोटल प्रेशर को जोड़ेंगे तो नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, अमोनिया का, तीनों का जोड़ देंगे। अब क्या है, अमोनिया का प्रेशर जो है, इसने लिखा अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन के प्रेशर के बराबर है प्लस हाइड्रोजन के प्रेशर के बराबर, क्योंकि टोटल प्रेशर जो है वो अमोनिया का, अमोनिया से बहुत बड़ा है, टोटल प्रेशर अमोनिया से बहुत बड़ा है, तो हम डायरेक्टली इसको 0 मान सकते हैं, मतलब इन तीनों का टोटल जो है वो अप्रोक्सीमेट इन दोनों के टोटल के बराबर, क्योंकि उसने खुद बोला था कि अमोनिया का प्रेशर टोटल प्रेशर से बहुत छोटा है, तो मैं इसको 0 मान लूं क्योंकि बहुत छोटा है, तो एक्चुअल में टोटल प्रेशर सिर्फ इन दोनों का सम है। क्लियर है? ये लिख सकते हैं। तो भाई नाइट्रोजन का प्रेशर कितना और हाइड्रोजन का कितना, नाइट्रोजन का 2P है, हाइड्रोजन का 3P है, तो 2P और 3P को जोड़ दो, नहीं नाइट्रोजन का P है सॉरी, P और 3P को जोड़ दो, टोटल 4P आ गया, तो टोटल प्रेशर हमारे पास P टोटल जो है वो 4P के इक्वल आ जाएगा। Kp क्या होता है, प्रोडक्ट अमोनिया उसका प्रेशर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन का प्रेशर है, दोनों का क्यूब और स्क्वायर, ये आ गया, ये Kp की फॉर्म में सीधा निकल, मतलब ये तो सीधा आप निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा, ये 27 कहां से आया, 3 का क्यूब, P4, ओवरऑल सॉल्व किया ये बना, क्योंकि P इक्वल 4P है, P इक्वल 4P कहां पर है भाई, देखो सर टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर है ये, P टोटल इक्वल 4P है, P टोटल इक्वल 4P है, तो हमने यहाँ पर P इक्वल 4P लिख रखा है इसने, तो इसको क्या पुट किया इसने, कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे, देखो जरा,
वैल्यूज कैसे भरी है भाई? पी अमोनिया का स्केयर है, ये पी है, ये 3p है, 27 पी, तो पी क्यूब हो गया, ठीक है ये सही है। अब आगे क्या किसने 27, इसको p/4 का 4 कर दिया। अब ये क्या किया है, ये p सर तो टोटल नाइट्रोजन, प्रेशर 4p के इक्वल था तो p की वैल्यू p टोटल प्रेशर बाय 4 लिख दी। टोटल प्रेशर जो है 4p के इक्वल है, ठीक है। यस तो p सर, की तो वैल्यू क्या आ गया, टोटल प्रेशर बाय 4। ये टोटल प्रेशर, यहाँ टी लगेगा ना, ये गड़बड़ की, यस यहाँ सर। टोटल प्रेशर बाय 4 आ जाएगा, वो इस तरह से आएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? अब इसको सॉल्व करेंगे दोबारा से। अब इसमें ध्यान से देख लेना क्या क्या गड़बड़ कर रखी है। 4 की पावर 4 कहाँ से आया, 3 की स्क्वायर 3 p की पावर 4, ये pt है, pt है ये टोटल प्रेशर, इसकी पावर 4 आ गई, ये 4 ऊपर चला गया, 4 की पावर 4 ऊपर चली गई इसकी, ठीक है। समझ में आ गया ये? डिवाइड में क्या किया, 27 था तो 27 को 3 का स्क्वायर और 3 मल्टीपल में लिख दिया। अब अमोनिया का प्रेशर मुझे निकालना था, पी स्क्वायर ऑफ अमोनिया, इसको इस तरफ ले आया, बाकी सबको दूसरी तरफ ले गया, ये आ गया, और ये पी टोटल है, याद रख लेना ये पी टोटल है, ठीक है। समझ में आ गया? अमोनिया का इसका वो निकाल लेंगे, ये स्क्वायर था तो ये 3 रह गया, इसकी पावर 1/2 बन गई, इसकी पावर स्क्वायर 4 थी तो 2 बन गई, इसकी पावर के पी 1/4, इसकी पावर 4 थी तो ये 2 रह गई। सबको सोल्व किया, ये आ गया, टुट्टा फुट्टा जो भी आया वो ये आ गया। हाँ भाई समझ में आया? किया कुछ नहीं, बस केपी निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और पी टोटल को पी के इक्वल रख दिया। यहाँ पी टोटल का प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। पी टोटल की फॉर्म में हमें निकालना था तो इसको पीटी लिखना चाहिए था, क्योंकि पी तो हमने किसका ले रखा, पी तो हमने नाइट्रोजन का प्रेशर ले रखा है ना, तो ये गड़बड़ थी इस क्वेश्चन में, जो ध्यान से करने पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, है ना? कुछ कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन मुश्किल आते हैं। मेंस में ऐसा ही देखो, 7 क्वेश्चंस में अगर 2 क्वेश्चन मुश्किल आए हैं, 2 क्वेश्चन पर 15-15 मिनट भी लग जाएं, और बाकी के 5 क्वेश्चन 5-5 मिनट में हो रहे हैं, तो हम 1 घंटे में बहुत आसानी से 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेंस के। क्योंकि ये वाला लेसन मुश्किल वाला लेसन है, ये भी बता देता हूँ। 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम वाले लेसन को थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है, और बाकी के लेसन उसके मुकाबले आसान है। थर्मोडायनेमिक्स भी थोड़ा सा लेंथी है, इसमें 70-80 क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम में। पहले एनसीईआरटी वाले सारे कर लो, पहले 10-20 क्वेश्चन बहुत आसान है एनसीईआरटी में, उसके बाद में आप बाकी के क्वेश्चंस करोगे तो ये वाले क्वेश्चंस आसान लगने लगते हैं, इनका लॉजिक समझ में आएगा कि ये कैसे कर रहा है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस अल्फा यूज होगा, अगर अल्फा के बारे में पता है तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, 8th क्वेश्चन लास्ट होगा, ठीक है। देखिए 5.1 ग्राम NH4SH है, इसका अमाउंट दे रखा है। इंट्रोड्यूसिंग 3 लीटर ऑफ इवैक्यूएटेड फ्लास्क, खाली है जगह 3 लीटर की फ्लास्क का, मतलब वॉल्यूम बता दिया इसका, ठीक है, कि 3 लीटर की फ्लास्क का वॉल्यूम है। एट 327 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी बता दिया। 30% ऑफ सॉलिड डिकम्पोज टू अमोनिया एंड H2S, दोनों गैसेज हैं। 30% डिसोशिएट हो गया, तो भाई टोटल अमाउंट पता है 30%, टोटल इतना है, 30% डिसोशिएट हो गया, तो 30% में कितना बनेगा पता लग जाएगा, कितने ग्राम डिसोशिएट हुआ पता लग जाएगा, और वो गैस बन गया। केपी ऑफ द रिएक्शन 327 डिग्री सेल्सियस पर केपी की वैल्यू दे रखी है, नहीं निकालनी है केपी, है ना, केपी ही निकालना आपको। आर की वैल्यू दे रखी है, और मास सल्फर का 32 दे रखा है। चलो मोलर मास उसकी हमें जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन का ये सब हमें पता है। मोलर मास NH4SH का मोलर मास होता है 51 ग्राम पर मोल, यानी 51 ग्राम में 1 मोल होता है, ठीक है भाई। इसने दिया 5.1 ग्राम, यानी कि इसने 1/10 ग्राम 1/10 मोल हमें दे दिया, 0.1 मोल। ये हमने गिवन मास बाय मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, जो कि 0.1 मोल आए। ये समझ में आ गया बेटा? जी सर। गिवन मास 5.1 ग्राम था, मोलर मास है 51 ग्राम, दोनों को डिवाइड किया, 0.1 मोल हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.1 मोल के NH4SH के। NH4SH अमोनिया प्लस H2S के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये उसने बोला था कुछ। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने थे, 0.1 थे, ये तो हमें पता लग गया, बात ही खत्म। इसके 0.1 थे, इसके 0 थे शुरू में, इसके भी 0 थे। तो उसके बाद एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, 30% डिसोशिएट हुआ। देखो उसने खुद बोला, अल्फा पता लग गया, कितना अल्फा क्या होता है भाई,
अल्फा को अगर मल्टीप्लाई कर दो 100 से इक्वल होता है परसेंटेज। यस सर। 30% इक्वल क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई में 100। तो अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, 30 डिवाइडेड बाय 100। यस क्लियर है। यस सर 0.3 आ गया। 0.3 अल्फा आ गया 0.3, तो हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल 0.3। ठीक है, परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, अल्फा होता है। सीधी सी बात है, परसेंट दे रखा तो नीचे 100 लगा दो, अल्फा निकल जाएगा। परसेंट के नीचे सीधा 100 लगा दो, अल्फा निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ अल्फा हमने निकाल लिया, सॉर्टेड, अल्फा इज सॉर्टेड नाउ। आगे बढ़ते हैं जरा, अल्फा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए टी की वैल्यू, टी इक्वल है टी इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, अल्फा पता है। अब यहाँ वो लगेगा जो अभी कौन बात कर रहा था मुझसे कि सर हमने यहाँ अल्फा वाला सी अल्फा वाला क्यों नहीं लगाया, यहाँ सी अल्फा लगेगा क्योंकि यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, डिसोसिएशन दे रखा है। ठीक है बेटा, यस है ना, ठीक है। हाँ तो देखिए अब सिल्की बोल रही थी, तो यहाँ देखिए ये हमने कंसंट्रेशन ली, फिर 1 माइनस सी अल्फा किया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सी अल्फा आएगा, ये भी सी अल्फा आएगा। ठीक है, ये 0 0 है, 1 1 है, तो 1 1 सी अल्फा। अगर यहाँ 2 होता तो 2 सी अल्फा था, तो वैसा कुछ। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, सी ब्रैकेट में 1 माइनस सी अल्फा ये आएगा, और एरो लगाने के बाद ये सी अल्फा बनेगा प्लस ये भी सी अल्फा बनेगा एट इक्विलिब्रियम। नीचे क्या था, सी की वैल्यू हमें पता है, कंसंट्रेशन 0.1 है, और 1 माइनस सी अल्फा, सी की वैल्यू 0.1 और अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.3, 3 दूना 6, है ना, समझ में आ गया भाई। कितना आएगा 3 और 0.03, क्लियर है, ये 0.03 आ जाएगा, 1 माइनस 0.03। समझ में आ गया कैसे आया 0.03, सी इंटू अल्फा, तो ये भी 0.03 आएगा, ये भी 0.03 आएगा, सारे के सारे 0.03 आएंगे। 1 में से माइनस करेंगे 0.03 को, जो बचेगा उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल हमारे पास ये कंसंट्रेशन आ जाएगी जो बच गई इक्विलिब्रियम पर। किसकी, इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर आ गई, इसकी आ गई, इसकी आ गई, तीनों की कंसंट्रेशन आ गई। तो भाई केसी निकालना तो बहुत आसान है, कंसंट्रेशन में केसी निकलता है, याद रखना केसी, इट विल फॉर्म केसी। अब केपी कैसे निकालेंगे, तो कंसंट्रेशन इसकी 0.1 डिवाइड बाय 1, ये कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ये कंसंट्रेशन, और ये जितनी भी आएगी आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ये 1 बचेगा जो भी बचेगा। तो ये आ गया 10⁻4 -4 मोल पर लीटर स्क्वायर। हाँ बेटा ये समझ में आया सबको यहाँ तक, सारा Yes, मोल sir. कंसेप्ट पे बेस्ड है, कुछ भी नहीं है। कंसंट्रेशन दे रखी थी इसकी, देखो ग्राम दे रखे हैं हमें NH4SH के, ग्राम दे रखे हैं, मोलर मास पता है, मोल निकाल लिए, मोल निकल गए। अब उसने क्या बोला कि 30% वो डिसोसिएट रहता है जब अल्फा, मतलब जब वो इक्विलिब्रियम में आता है, तो 30% का हमने अल्फा निकाल लिया। अल्फा पता है, नंबर ऑफ मोल पता है कितने थे इनिशियल, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, सी 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा सी अल्फा, तो हमारे पास सारी कंसंट्रेशन आ जाएंगी। किस चीज की कंसंट्रेशन आएंगी, सारी की सारी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन पता तो कैसी पता लग गया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो केसी आ गया अपने पास, ये रहा केसी। केसी और केपी, अब केपी कैसे निकालें, उसने तो केपी निकालेंगे। केसी और केपी के बीच में रिलेशन पता है, केपी इक्वल केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी रिएक्शन देख लो, ये 1 मोल, ये 1 मोल और ये 1 मोल, 2 मोल है गैस और ये सॉलिड है, सॉलिड तो कुछ भी नहीं है, फिर सॉलिड माइनस थोड़ा होगा, 2 मोल माइनस 0, यस सॉलिड को नहीं लेते होते, कहीं इसको आप 1 ले लो कि सॉलिड्स के लिए 1 होता है, डिवाइड करोगे तो 1 ना, वरना नहीं आएगा। तो ये कितना आ गया 2, आर और टी उसने दे रखा है, टेम्परेचर दिया हुआ है, 2 10⁻⁴ को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, आपके सामने सीधा आंसर आ गया। यस क्लियर है सबको, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो भाई तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, 2 क्वेश्चन और इसके अंदर है, अगर आप पीडीएफ में सॉल्व करना चाहें तो वो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेस लेक्चर, वरना मैं नेक्स्ट स्लाइड में डाल दूंगा, मत चिंता करो, ठीक है। इतना ही करेंगे आज के लिए, और फिर से बता रहा हूँ 6वां 7वां 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा हेक्टिक लगा हुआ, पहले वाले क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, ये क्वेश्चन थोड़े से न्यूमेरिकल है। आप लोग क्योंकि बहुत दिनों बाद कर रहे हो और बहुत से बच्चों को तो याद ही नहीं है ये चीजें, इसलिए उन्हें और मुश्किल लग रहा होगा ना, है ना। इनको ही अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे, जो मैंने बताया है 2 बार लिख के सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे, ठीक है बेटा।
और याद रखना पेपर में यही आता है, थ्योरी नहीं आती पेपर में। जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो तो यही असली कोर हमारा मेन पर्पस है, इसको सॉल्व करने का, यही सॉल्व करना हमारा मेन पर्पस है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। किसी को डाउट लेना है तो डाउट बताइए।